बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड वॉर टू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस रिगार्डिंग CSS, PMS एंड PCS। इससे पिछली वीडियो मैंने वर्ल्ड वॉर वन के बारे में डिस्कस किया था, सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे कि ये वर्ल्ड वॉर टू हुई क्यों, उसकी वजह क्या थी और कितने कैजुअलिटीज़ और इसके पीछे किन ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था, और ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कहानी की शुरुआत करते हैं 1919 से, जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई और पीस ट्रीटी जो है साइन की जाती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं, ठीक है। 1919 में एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं, और इस ट्रीटी में सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाली गई, यानी जर्मनी को ही ब्लेम किया जा रहा था। असल में फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी एक हैवी कॉस्ट पे करे इस वॉर को हारने की, और जर्मनी को 33 बिलियन डॉलर भरने का कहा जाता है। ये इतना पैसा होता है कि दोस्तों साल 2010 में जर्मनी ने इसकी आखिरी किस्त अदा कर दी थी, और इसे पूरे 100 साल का वक्त लगा इस फ़ाइन को भरने में, और इस पैसों की पहली पेमेंट की जाती है 1921 में, और इसके फ़ौरन बाद जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, और जर्मनी की करेंसी थी उस वक्त जर्मन मार्क्स। इतनी तेज़ी से ये डी वैल्यू होती है, साल 1922 में बर्लिन में ब्रेड जो ब्रेड होता है, यानी जो रोटी होती है, उसकी जो पैकेट है वो कितने कॉस्ट पे थी, 160 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने 130 लिखा है, लेकिन ये आप लोगों ने करेक्ट करना है, 160 है। अगले साल इस पैकेट की कॉस्ट होती है 200 बिलियन मार्क्स। इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। ठीक है, जर्मनी में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। अब एंट्री होती है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, अ यंग पॉलिटिकल लीडर एडोल्फ हिटलर, जो अपनी स्पीच से अवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। साल 1923 हिटलर की नाज़ी पार्टी जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है। ठीक है, ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल रहता है। लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी लोगों में और बढ़ जाती है। लोगों के बीच में लोगों की अफवाहें फैलाई जाती है कि जर्मनी की जो बेइज्जती हुई थी ये मुल्क में एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से हुई है। ठीक है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से हुई है। लोग डिप्रेस थे, लोगों को बहकाना आसान था। हिटलर कहता है कि मुल्क में ज्यूज़ और सोशलिस्ट लोग जो रह रहे हैं, गलती इनकी है। मींस ज्यूज़ एंड सोशलिस्ट्स आर द रियल कल्प्रिट। अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कर रहा है? हिटलर। मीडिया को ख़रीदा जाता है, हेट स्पीच दी जाती है। साल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाती है। 1933 में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, 1933 में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। जर्मनी में बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। साल 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर डिक्लेयर करता है। डिक्टेटर का मतलब आपको पता है, जिसमें सारे किसी को नहीं मानना, सब चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना। ठीक है, कब? 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर डिक्लेयर करता है। अपने हाथों फुल कंट्रोल लेने के बाद हिटलर जो है जर्मन एम्पायर का ख्वाब मुकम्मल करने निकलता है। जर्मन RIECH, ठीक है, एक ऐसा स्टेट जो रेशली प्योर होगा, सिर्फ आर्यन रेस के लोग यहाँ पर रहेंगे। ज्यूज़ और ये जो स्लेविक्स लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब ये स्लेविक्स का कंसेप्ट क्या है, ये मैंने वर्ल्ड वॉर वन में डिस्कस किया है, सो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करने के लिए ये जो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, द थ्योरी ऑफ जूडियो बल्विशिज्म की कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती है, द थ्योरी ऑफ जूडियो बल्विशिज्म। इस थ्योरी के मुताबिक जो रशियन रेवोल्यूशन,
ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, वो दरअसल ज्यूज़ ने करवाई थी, जिससे सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन हुई। साल 1935 में दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के पास अपनी एक एयरफोर्स है, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ये लिखी गई थी कि जर्मनी के पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं हो सकती। ये कंडीशन रखी गई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, और हिटलर इस ट्रीटी को वायलेट कर रहा था। लेकिन 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 ब्रिटेन में कुछ लोगों को लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में लिखा गया था ये जर्मनी के लिए अनफेयर था, कि हम इतना पैसा उनको चार्ज कर रहे हैं। देखो उनके मुल्क की क्या हालत बन गई है। जून 1935 में ब्रिटेन एक एंग्लो, ठीक है, यहाँ पे एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन करता है। इसमें यह कहा गया था कि हिटलर के पास इख्तियार है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट नेवी बना सकता है, लेकिन जर्मनी की मिलिट्री देखकर फ्रांस अलर्ट हो जाता है। साल 1938 हिटलर को लगता है कि उसकी मिलिट्री जो है प्रिपेयर हो गई है। वो अपनी पहली नज़र डालता है अपने बगल के ऑस्ट्रिया मुल्क पर। ऑस्ट्रिया का स्पेलिंग क्या है? AUSTRIA, ऑस्ट्रिया मुल्क पर। हिटलर के लिए बहुत ज़रूरी था, हिटलर चाहता था कि सारी जर्मन स्पीकिंग ममालिक एक ही मुल्क बनकर रहे, जिन लोगों को हिटलर रेशली सुपीरियर मानता था। अपने आर्यन रेस के लोग उन्हें मतलब जो आर्यन रेस के लोग उन्हें वो लाइक यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है लेबनिसिरम देना चाहता था। लेबनिसिरम का मतलब है विच मीन्स लिविंग स्पेस, ताकि वो लोग खुलकर लाइक सह सके। 1938 फरवरी 1938 हिटलर जो है यहाँ पे हिटलर जो है लाइक ऑस्ट्रियन 1938 फरवरी 1938 हिटलर ऑस्ट्रियन चांसलर कुर्ट सेशंसनिंग, ठीक है, ये लाइक जर्मन नेम है, जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते, इससे मिलते हैं। एक एग्रीमेंट जो है साइन करवाई जाती है। इस एग्रीमेंट के तहत हिटलर जो है प्रो नाजी लोगों को ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में जगह देता है। ऑस्ट्रियन सरकार को फोर्स किया जाता है अपने बंदे अपॉइंट करके, मिसाल के तौर पे मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ऑस्ट्रिया, यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्टर हेंस फिश पॉक, ठीक है, उन्हें नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। ऑस्ट्रिया का ये एक नाजी था और बाकी सारे नाजी जो जेल में थे उन लोगों को रिहा करवाना था। इसके थ्रू 1 महीने के अंदर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ऑस्ट्रियन चांसलर को लगता है कि अगर इन्फ्लेमेशन को रोकना है, क्यों ना आवाम से ही पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया डिपेंडेंट रहना चाहता है या फिर नाजी के साथ मर्ज होना चाहता है। नाजी से मुराद ये है यानी जर्मन के साथ, जो जर्मन की लाइक हिटलर की जो पार्टी थी, एक मुल्क में रहना चाहते हैं या अपना एक आज़ाद मुल्क उनको चाहिए, ठीक है। ये इनसे कौन कह रहा था कि पूछेंगे, जो ऑस्ट्रियन वाइस चांसलर थे या जो ऑस्ट्रिया के गवर्नमेंट थी वो। जैसे ही ये ख़बर हिटलर को पता चल जाती है, हिटलर मिलिट्री भेजता है, ठीक है, हिटलर मिलिट्री भेजता है मार्च के लिए ऑस्ट्रिया। अब वियना शहर, ये यहाँ पे वियना शहर के अंदर जर्मन मिलिट्री इंटर होती है। ऑस्ट्रियन चांसलर कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, वो अपनी सीट से रिज़ाइन कर देते हैं। हिटलर अपनी मीडिया के थ्रू फैलाता है कि वियना में राइट्स हो रहे हैं, RIOTS, ठीक है, मीन्स फसादात हो रहे हैं। कम्युनिस्ट लोग इस फसादात के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ऑस्ट्रिया की सरकार ने हमारी आर्मी को बुलाया है ताकि हम मुल्क की हिफाजत कर सकें। अगले ही दिन ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट को डिज़ोल्व किया जाता है। अब ऑस्ट्रिया एक इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं रहता। बिना किसी खून खराबे के ये जो हमला है कामयाब रहता है। इसकी एक वजह ये भी थी कि ऑस्ट्रिया में बहुत सारे लोग प्रो हिटलर थे, ठीक है, क्योंकि वो भी प्रोपेगेंडा का शिकार बने हुए थे। उनको लगता था कि हिटलर का हमला एक मतलब जो इन्वेजन है एक अच्छी चीज़ है, मुल्क सुपर पावर बन जाएगा।
इस तरह से ऑस्ट्रिया पर कब्ज़ा करने के बाद हिटलर की नज़र जाती है दूसरे मुल्क पे, जिसका नाम है ज़ेचोस्लोवाकिया। ठीक है। ये जो मुल्क है, ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसके बॉर्डर पर एक रीजन था जिसका नाम था सुडेटलैंड। इसमें 30 लाख लोग जर्मन थे। हिटलर इस पॉइंट को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करता है कि ये वाला जो रीजन है ये तो हमारा होना चाहिए। यहाँ पर जर्मन्स रहते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है ब्रिटिश पीएम, यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा है, नेविला चैम्बरलेन। ठीक है, इसकी एंट्री होती है कि ये किसी भी हाल में जंग नहीं चाहते थे। मतलब कौन? ये जो ब्रिटिश पीएम थे, किसी भी हाल में जंग नहीं चाहते थे कि हिटलर जो मांग रहा है उसे दे देते हैं। सितंबर 1938 में ये जो मुंच, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये मुंच एग्रीमेंट जो है साइन की जाती है कि ये जो यहाँ पे ये सुडेटलैंड का जो रीजन है ये जर्मनी को दे दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हिटलर वादा करता है कि कोई वॉर नहीं होगी। यहाँ हिटलर उस जो ये मुल्क था, इसका क्या नाम था, चिकोस्लोवाकिया। ठीक है। ये जो मुल्क है यहाँ हिटलर उस चिकोस्लोवाकिया को उस टुकड़ों को अपने पास ले लेता है। मतलब उस टुकड़े को अपने पास ले लेता है। कौन सा टुकड़ा? ये जो सुडेटलैंड था अपने पास जब ले लेता है उसके बाद क्या होता है, लेकिन 1 साल भी नहीं लगता उसे यहाँ पे जो इसने एक एग्रीमेंट साइन की थी, मुंच एग्रीमेंट को तोड़ने में। मार्च 1939 हिटलर अपनी आर्मी को ले जाके बचे हुए जो चिकोस्लोवाकिया को इन्वेड करने पहले फिर चले जाते हैं। मींस थोड़ी लड़ाई होती है, बड़ी आसानी से जर्मन आर्मी उसे जीत जाती है और इस मुल्क को 2 में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक जर्मन टेरिटरी में शामिल किया जाता है और दूसरा एक नाजी क्लाइंट स्टेट बनाया जाता है। एक पपिट गवर्नमेंट बनाई जाती है स्लोविक रिपब्लिक के नाम से। ठीक है, ये स्लोविक रिपब्लिक के नाम से। अब ब्रिटिश पीएम, ये जो मैंने नाम लिखा था, नेविला चैम्बरलेन, ये क्या करते हैं? अब ब्रिटिश यहाँ पे किधर था ये, अब जो ब्रिटिश पीएम नेविला चैम्बरलेन को बहुत क्रिटिसिज्म करना पड़ता है। विंस्टन चर्चिल ने फेमसली कहा था कि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? यू वर गिवन द चॉइस बिटवीन वॉर एंड डिसऑनर, यू चूज डिसऑनर एंड यू विल हैव वॉर। अब हिटलर की नज़र दूसरे मुल्क पर पड़ती है जो कि है पोलैंड। अब पोलैंड पर कब्ज़ा जमाने के लिए हिटलर बड़ी चालाकी से सोवियत यूनियन के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है। साल 1939 में ऊपर से लगता है कि हिटलर तो सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट से सख्त नफ़रत करते थे। ठीक है, कि हिटलर तो सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर और कम्युनिस्ट, क्योंकि ये जो यूएसएसआर ये कम्युनिस्ट है, इनसे सख्त नफ़रत करता था। ये कैसे हो सकता है कि इसके पीछे एक वजह थी कि हिटलर ने इनसे हाथ क्यों मिलाए। इसके पीछे वजह क्या थी? पोलैंड पर हमला करना। सोवियत यूनियन भी पोलैंड का हिस्सा चाहता था। मतलब दोनों मुल्क, चाहे वो यूएसएसआर था या जर्मनी, दोनों चाहते थे कि एक हिस्सा हमें मिले, एक हिस्सा जो है सोवियत यूनियन को मिले। तो इस सिचुएशन में दोनों ममालिक की इंटरेस्ट के दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से मतलब इनके जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से मिलते थे। 1 सितंबर 1939 तकरीबन 10 लाख जर्मन ट्रूप्स पोलैंड की तरफ चलने लगते हैं। ये प्लान कर रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों से हमला किया जाए। ये सब कुछ देखकर बाकी ममालिक हैरान रह जाते हैं। यूके और फ्रांस को लगता है कि अब ये तो हद पार हो रही है, अगर इसी तरह हिटलर कब्ज़ा करता रहा तो हमारा नंबर भी आ सकता है, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूके एक अल्टीमेटियम का मतलब है लाइक ULTIMATUM अल्टीमेटियम देता है हिटलर को। आगे आप लोगों को इस वर्ड की समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। हिटलर को पोलैंड पर हिटलर जो है पोलैंड पर हमला तो कर लिया था, तो यहाँ पर हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे।
मतलब जर्मनी के अगेंस्ट। अब ये सब ये कहते हैं, मतलब यूके और फ्रांस कहते हैं कि अगर इसने पोलैंड पर हमला किया, पोलैंड को अपने कब्ज़े में ले लिया, तो हम वॉर डिक्लेयर कर लेंगे। तो उसके बाद कर देंगे जर्मनी के अगेंस्ट। अब हिटलर इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर देता है। मतलब ये जो इन्होंने एक पैगाम भेजा था, जो मैंने एक स्पेलिंग बताया था, ULTIMATUM। अब जो हिटलर है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता। अब यूके जो है ऑफिशियली डिक्लेयर करता है जर्मनी के अगेंस्ट वॉर। इसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा भी वॉर डिक्लेयर करते हैं जर्मनी के अगेंस्ट। अब यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 दरअसल शुरू नहीं हुई। इस पीरियड को यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है फोनी वॉर कहकर पुकारा जाता है। फोनी वॉर मतलब ऐसे ही झूठ मूठ की वॉर, ठीक है। फोनी वॉर का मतलब क्या है? ऐसे ही झूठ मूठ की वॉर उसको कहते हैं। इन सारे मुल्कों ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन इनमें से किसी भी मुल्क ने पोलैंड को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी। पोलैंड की अपनी आर्मी बहुत ही ओल्ड पेशेंट थी, अभी भी घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। अपने आर्मी में जर्मन्स को मिलिट्री स्ट्रेटजी के सामने ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। ब्रिटेन और ना ही फ्रांस उन्हें बचाने आया। तकरीबन 13 लाख लोग, यहाँ पे मैंने शायद लिखा भी हुई है, नहीं ये तो नहीं है, खैर आगे बस आपको समझ आ गई क्या मतलब 13 लाख लोग पोलैंड की तरफ से मोबिलाइज हुए थे। एक हफ्ता भी नहीं लगा जर्मन आर्मी को उन्हें हराने में। 8 सितंबर 1939 जर्मन ट्रूप्स जो है पोलैंड पर कब्ज़ा जमा लेते। यहाँ मेंशन करना बनता है दोस्तों हिटलर्स की रिवोल्यूशनरी वॉरफेयर स्ट्रेटजी, ठीक है। ये रिवोल्यूशनरी वॉरफेयर स्ट्रेटजी विच वाज आल्सो कॉल्ड ब्लिट्ज़क्रेग, BLITZKREIG, ब्लिट्ज़क्रेग। इसको ये स्ट्रेटजी मतलब इसको ये भी कहा जाता है। इसकी मदद से हिटलर ने काफ़ी ममालिक को सक्सेसफुली इन्वेड किया। ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी जिसमें स्पीच और स्टेल्थ पर फोकस की जाती थी, ठीक है, और लोगों को मौका ही नहीं दिया जाएगा सोचने का। और फिर ऊपर से हमारी एयरफोर्स आएगी जिसको ये नाम दिया गया था लुफ्तवाफे कहा जाता है। और इन्विजन जो है वो लाइटनिंग स्पीड से होगी, ठीक है। ब्लिट्स का मतलब है जर्मन में लाइटनिंग, ठीक है। ये जो वर्ड है BLITZ, इसका मतलब है जर्मन लैंग्वेज में लाइटनिंग। और हिटलर का फोकस था छोटी वॉर्स लाइक लड़ी जाए। उसके बाद क्या होता है, ऐसी वार जो जल्दी लड़ी जाए, एक हफ्ता भी ना लगे। ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया था BLITZ, ब्लिट्ज़क्रेग को मेंटेन करने के लिए जर्मन सोल्जर्स को ड्रग्स भी दी जाती थी। और उस ड्रग का नाम क्या था? परविटियन का एक ड्रग बड़ा कॉमन था जिसे आज के दिन हम क्रिस्टाइल मिथ के नाम से जानते हैं। इस ड्रग को जब लिया जाएगा आपकी जो तकन होती है वो दूर हो जाती है। रात को आपको सोने की ज़रूरत नहीं, आपकी भूख प्यास कम हो जाती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये ड्रग सोल्जर को देना बहुत ही एडवांटेजियस साबित हुआ था। अब पोलैंड को सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि दूसरी साइड से USSR भी इन्वेड करता है। पोलैंड को शिकस्त के बाद इसके दो में पार्टीशन की जाती, मतलब पोलैंड के 2 हिस्सों में पार्टीशन की जाती। आधा हिस्सा नाज़ी जर्मनी के पास गया, आधा USSR के पास। USSR अपना लॉजिक देता है कि ये एरिया जो था USSR का था और USSR ये भी कहता है कि 1917 से पहले एक और मुल्क था जिसका नाम था फिनलैंड, ये भी USSR का हिस्सा था। जोसेफ स्टेलिन को डर था कि जर्मनी अब फिनलैंड को इन्वेड करेगा। स्टेलिन हिटलर पर इतना ट्रस्ट नहीं करता था। लिनिंग ये यहाँ पे वर्ड है LENIN, लिनिंगराड शहर जहाँ पर स्टेलिन रहता था, ठीक है, ये एक शहर का नाम है LENINGARD, ये एक शहर का नाम जहाँ पर ये जो जोसेफ स्टेलिन ये रहता था 50 किलोमीटर दूर था। ये फिनलैंड बॉर्डर से आगे फिनलैंड को नाज़ी जर्मनी ऑक्युपाई करता तो वो करीब आ जाते। स्टेलिन के घर के
इसीलिए इससे पहले वेट किया जाए हिटलर आगे फिनलैंड पर कब्ज़ा जमाए। यूएसएसआर जो है फिनलैंड को कहता है मुझे अपनी टेरिटरी दे दो। फिनलैंड मना कर देता है। अब सोवियत यूनियन फिर मिलिट्री एक्शन जो है लॉन्च करता है फिनलैंड के अगेंस्ट। नवंबर 1939 में अब ये लड़ाई 2 महीनों से ज़्यादा चलती है। आखिरकार मार्च 1940 में ये लड़ाई ख़त्म होती है और एक मॉस्को पीस ट्रीटी की जाती है, जिसके तहत फिनलैंड अपनी 11% ज़मीन 11% ज़मीन यूएसएसआर को दे देता है। इस बीच हिटलर की नज़र एक्चुअली में फिनलैंड पर नहीं थी बल्कि डेनमार्क और नॉर्वे पर थी। 1940 अप्रैल 1940 में हिटलर अपने प्लान्स प्रिपेयर करता है कि नॉर्वे और डेनमार्क को कंट्रोल में लिया जाए। 9 अप्रैल 1940 हिटलर अपनी ब्लिट्ज़क्रेग स्ट्रेटजी के इस्तेमाल करते हुए डेनमार्क और नॉर्वे के मुल्क पर कब्ज़ा पर हमला करने के लिए ये लड़ाई ज़्यादा देर नहीं चलती। नॉर्वियन गवर्नमेंट यानी जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है अपनी जान बचाते हुए निकलती है लंदन की तरफ। लंदन में जाकर एक गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाई जाती है और नॉर्वे में अपनी प्रो नाज़ी सरकार खड़ी कर देता है। और ब्रिटेन पीएम, ये जो मैंने नाम लिखा है, ब्रिटेन पीएम नेविला चैम्बरलेन अपनी नाकामी को एक्सेप्ट कर लेता है और 10 मार्च 1940 को रिज़ाइन दे देता है। अब विंस्टन चर्चिल पीएम बन जाते हैं। एक नया पीएम आ जाता है जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है वो पीएम बन जाते हैं और उसी 10 मई को हिटलर एक हमला लॉन्च करता है फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग पर। ठीक है, ये एक ऑल आउट वार का ऐलान था कि हिटलर इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। लेकिन फ्रांस ने पहले से ही एक मैग्नाइट लाइन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मैग्नाइट लाइन बनाई थी कि हिटलर कहीं उनके मुल्क पर हमला ना कर दे। फ्रांस ने बॉर्डर पर दीवार बनानी शुरू कर दी थी। अब इस दीवार पर फ्रेंच ट्रूप्स जाके खड़े होते हैं अपनी मुल्क की दिफा के लिए। बेल्जियम और लग्जमबर्ग के बॉर्डर्स पर एलाइड फोर्सेस खड़ी है इन मुल्कों की प्रोटेक्ट करने के लिए। हिटलर अब ब्लिट्ज़क्रीग स्ट्रेटजी जो है ट्रेडमार्क के इस्तेमाल करता है। 1000 से ज़्यादा फाइटर जो बम्बर प्लेन्स ज़्यादा पर करीब 30 लाख लोग जर्मन आर्मी के पास थे। ठीक है, उस वक्त 30 लाख लोग जर्मन आर्मी के पास थे ऑफेंस के लिए। इस लड़ाई को कहा जाता है द बैटल ऑफ फ्रांस। मतलब ये जो फ्रांस के लोग ये इसके साथ लड़ना स्टार्ट करते, तो उस लड़ाई को क्या कहा जाता है? द बैटल ऑफ फ्रांस। जर्मन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जर्मन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ए, बी एंड सी। अब ग्रुप बी का काम क्या था कि वो नीदरलैंड्स पर हमला करे और फिर बेल्जियम में एलाइड फोर्सेस के साथ लड़े। ग्रुप सी का काम था कि वो मैग्नाइट लाइन पर जाके हमला करे, जो वर्ड मेंशन है। और ग्रुप ए का जो प्लेन था वो मस्ट प्लेन था। ग्रुप सी का जो हमला था वो मैग्नाइट लाइन पर वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि ग्रुप ए चुपके से मास्टर प्लान कर सके। फ्रांस के अंदर इंटर करना एर्डिनेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे वर्ड यूज़ है, एर्डिनेंस फॉरेस्ट के थ्रू। ये फॉरेस्ट एक जंगल था जिसे फ्रांस की मिलिट्री एक्सपर्ट्स मनाती थी कि ये एक बड़ा फॉरेस्ट है। जर्मन आर्मी कभी भी इस जंगल के थ्रू नहीं आएगी क्योंकि आना बहुत मुश्किल था। फ्रांस ने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था 40,000 मिलिट्री व्हीकल्स का यूज़ करके जर्मन ट्रूप्स इस फॉरेस्ट के थ्रू घुसते हैं। और 15 मई 1940 को ये सेडन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, SEDAN उसको कैप्चर कर लेते हैं और नॉर्थ वार्ड जो है ट्रेवल करते हैं। अब ब्रिटिश आर्मी बेल्जियम में ग्रुप बी के साथ लड़ रही थी। उन्हें बड़ा झटका लगता है
देख के कि यहाँ पर इतनी बड़ी फ़ोर्स इनके पीछे से आ गई है और नाज़ी जर्मनी इनको घेर लेते हैं। अब ये सब डैंक, यहाँ पे वर्ड यूज़ है डैंकिर्क, ठीक है, डैंकिर्क डनकिर्क के थ्रू भागने का प्लान बनाते हैं। डनकिर्क में जो होता है ये वर्ल्ड वॉर 2 में तारीख़ी, आगे क्या था, तारीख़ी मोड़ था। तकरीबन 40 लाख जो एलाइड फोर्सेस, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, एलाइड फोर्सेस के बीचेस पर बसे हुए थे। एलाइड लफ्ज़ का मतलब है ब्रिटिश फ्रांस आर्मी, ठीक है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्मी, सॉरी, जो मुल्क हिटलर के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे थे, उनके ग्रुप, उनके एलिनेशन को एलीस कहा जाता है। हिटलर के साथ फ़ाइट कर रहे थे, उन्हें एक्सेस पावर कहा जाता है। इन एलाइड फोर्सेस को बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि नाज़ी आर्मी वहाँ बढ़ रही थी। बचाने का कोई रास्ता नहीं था, समंदर के थ्रू ही एविक्यूएट कर सकते थे। मगर क्या हुआ आगे, मतलब इसके बाद वो एविक्यूएट कर सकते थे, उन्हें नहीं बचाया गया तो 40 लाख ट्रूप्स यहाँ पे मारे जाएंगे। अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो 40 लाख ट्रूप्स यहाँ पे मारे जाएंगे। शायद फ्रांस और ब्रिटेन अपना मुल्क भी हमेशा के लिए खो देते। विंस्टन चर्चिल जो है प्लान बनाते हैं इन सोल्जर्स को एविक्यूएट करने के लिए। 26 मई 1940 को ऑपरेशन डायनामो जो है लॉन्च किया जाता है। ये यहाँ पे वर्ड यूज़ डायनामो, ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया जाता है। मिलिट्री हिस्ट्री की तारीख में सबसे बड़ा और एविक्यूएशन ज़मीन पर जर्मन ट्रूप्स जो थी ऑलमोस्ट बीचेस पर पहुंच चुकी थी और फायरिंग करने लग गई थी और जर्मन एयरफोर्स ऊपर से हमला कर रही थी। क्रिस्टोफर हाँ जी, यहाँ पे, ठीक है, क्रिस्टोफर नॉलन की एक फ़िल्म है डैंकिर्क नाम से, जो इन वाक़यात के बारे में बताती है। 4 जून 1940 तकरीबन 3 लाख सोल्जर्स को सक्सेसफुली एविक्यूएट किया जाता है। लेकिन बुरी खबर ये होती है कि मोस्ट ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ द एलाइड फोर्सेस वाज यूज्ड अप इन दिस एविक्यूएशन। कुछ दिन बाद 26 जून 1940 फ्रांस हिटलर के सामने सरेंडर कर देता है। ये तारीख़ आप लोगों ने याद रखनी है। 22 जून 1940 फ्रांस हिटलर के सामने सरेंडर कर देता है। इस टाइम पर इटली मुल्क में एक डिक्टेटर का राज था, मुसोलिनी का स्पेलिंग क्या है, MUSSOLINI। वो भी हिटलर के साथ अलायंस बनाता है फ्रांस के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने के लिए। इटली और जर्मनी की जो अलायंस बनती है उसे पैक्ट ऑफ स्टील कहा जाता है। ये दोनों मुल्क फ्रांस और ब्रिटेन के ख़िलाफ़ वॉर डिक्लेयर करते हैं। 10 जून को जुलाई 1940 को हिटलर ने अपने आसपास के तमाम ममालिक पर कब्ज़ा जमा लिया, जिनमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस। अब इस टाइम सिर्फ 3 बड़े मुल्क बचे हैं, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन और USSR। अब जर्मनी और USSR के बीच एक एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट है 1939 में कि हिटलर को USSR से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी हमला नहीं करेंगे जर्मनी पर। ब्रिटेन एक वाहिद मुल्क है जो जर्मनी के ख़िलाफ़ खड़ा है। अब US भी इन सब चीज़ों से दूर है, मतलब USA वो भी इन सब चीज़ों से दूर है। उसे याद है कि वर्ल्ड वॉर 1 का उसे कोई इंटरेस्ट नहीं यूरोप के अफेयर्स में। तो फिर कैसे, मतलब क्या होता है कि ब्रिटेन जर्मनी को हरा पाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटेन है उसको जो है हराया जाता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स रह गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा कि फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जो है आगे क्या पेशरफ्त होती हैं और कितने लोग जो हैं, कितनी कंट्रीज़ आगे फिर सामने आती है। जापान के साथ क्या होता है, USA के साथ क्या होता है, ब्रिटेन के साथ, और आखिर में जर्मनी मुल्क का क्या बनता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 भी जर्मनी की वजह से स्टार्ट हुई थी। सो आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। कोई भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।